नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आ गए हैं। यूपी उत्तराखंड में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, तो पंजाब में कांग्रेस ने, गोवा मणिपुर में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में बीजेपी को 3/4 बहुमत हासिल हुआ है। बीजेपी एक बार फिर 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजों को दोहराने में सफल हुई है। जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, वहां भी सपा और बसपा कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है। भाजपा को सबसे बड़ा फायदा वेस्ट यूपी और बुंदेलखंड में हुआ है। बुंदेलखंड में तो भारतीय जनता पार्टी ने सारी सीटें जीत ली हैं। मुरादाबाद, संभल, रामपुर जैसे जिले जहां सपा के गढ़ कहे जाते हैं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त सफलता पाई है। यह जीत बीजेपी के दिग्गजों के अनुमान से भी ज्यादा है। वहीं गोवा में बीजेपी पिछड़ गई है। नतीजों के क्या मायने हैं, यही है हमारा आज का विशेष जन के मन की बात। चुनावी नतीजों पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यूपी में बीजेपी के जबरदस्त सुनामी ने दूसरे सभी दलों का सफाया कर दिया। जहां रुझानों की शुरुआत होने के साथ ही बीजेपी ने बढ़त बना ली और पार्टी ने 3/4 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। जनता ने न सिर्फ अखिलेश के काम बोलता है को नकार दिया, बल्कि यूपी के लड़कों अखिलेश राहुल के यूपी को 7 पसंद के नारे को भी खारिज कर दिया। यूपी की जनता ने 13 मार्च को केसरिया होली मनाने का फैसला किया। 11 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे। 13 तारीख को विजय की होली मनाएंगे। रंग वाली होली मनाएंगे। केसरिया रंग से रंगी होली मनाएंगे। गोवा और मणिपुर में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने के लिए मिली। इसके अलावा पंजाब में कांग्रेस का परचम लहरा है। आम आदमी पार्टी और अकाली बीजेपी गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं पंजाब में कांग्रेस की जीत पर कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब की जनता का धन्यवाद किया। नवजोत सिंह सिद्धू, राहुल भाई का एक छोटा सा सिपाही, कांग्रेस का एक वर्कर, पंजाब के हर कांग्रेस के वर्कर को, हर पंजाबी को यह वचन देता हूं कि मैं नींव का पत्थर बनूंगा। 5 राज्यों के सर्कल में कई प्रतिष्ठित चेहरों के साथ दांव पर लगे, जिनमें से कई से दवा में सीएम हरीश रावत उत्तराखंड की हरिद्वार और इच्छा सीट पर हारे। इसके बाद उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। गोवा में सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर को भी हार का सामना करना पड़ा। मणिपुर में मुख्यमंत्री पोखराम तिवारी भी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। उत्तर प्रदेश में भी कई दिग्गजों की नैया पार लगी। बीजेपी से रीता बहुगुणा जोशी, पंकज सिंह, श्रीकांत मिश्रा, स्वाति सिंह, संगीत सोनू, गरिमा सिंह ने जीत दर्ज की। सपा से शिवपाल यादव ने भी जसवंत नगर से जीत दर्ज की। आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने भी जीत हासिल कर ली है। वहीं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को हार का सामना करना पड़ा। 4 राज्यों की मतगणना बीजेपी के सुनामी के बाद देश भर के बीजेपी कार्यालयों में जश्न का माहौल रहा। कार्यकर्ता होली से पहले ही केसरिया रंग में रंगे नजर आए और पूरा यूपी मोदीमय दिखाई दिया। सपा बसपा और कांग्रेस के कार्यालयों पर सन्नाटा पसरा रहा। ये श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत है। मेरी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है। मोदी सरकार ने 3 साल में जिस प्रकार से गरीब कल्याण के लिए योजनाएं बनाई और न केवल बनाई, 93 से ज्यादा योजनाओं को जमीन पर पहुंचाने में सफलता पाई। मुझे लगता है कि इस जो सरकार की कार्यवाही है, जो सरकार का कामकाज है, इस पर ये 5 राज्यों की जनता ने मुहर लगाई है। बहन जी को मुस्लिमों के, पिछड़ों के, दलितों के वोटों का ठेकेदार बनने की जो आदत है, मैं उनसे कहूंगा उसमें सुधार कर ले। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास करके इस मुकाम को अर्जित किया है।
बहन मायावती जी ने कुछ का साथ करके, कुछ का विकास करके या स्वयं का विकास करके आज वो इस मुकाम पर पहुंची हैं, जिस हार के संकेत मात्र से उनकी बौखलाहट स्पष्ट दिखाई दे रही है कि उनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि ये परिणाम कैसे आ गया। 2014 देखने के बाद उन्होंने अपने को सुधारा होता तो शायद कुछ बची रहती, लेकिन 2014 के बाद फिर 2017 में उनका ये हाल है, तो 2019 में फिर स्वाभाविक तौर से मोदी जी का मैजिक है। मोदी जी के प्रति मैजिक क्या, अगाध विश्वास है जनता का। मोदी जी भगवान का वरदान है भारत के विकास के लिए, ये जनता मानती है। और अमित जी ने जो रणनीति बनाई, मैं मानता हूं कि उसके कारण भी सफलता आसान हुई, लेकिन कुल मिला के मोदी जी देश की जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। चुनावों में बीएसपी प्रमुख मायावती को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। हारने के बाद मायावती ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और दोबारा चुनाव करने की मांग तक कर डाली। वही अखिलेश ने अपनी हार स्वीकार कर ली। अपने पक्ष में जो ये बहुमत साबित किया है, आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह को मैं खुली चेतावनी देती हूँ, यदि आप सही मायने में ईमानदार हैं तो आप मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखकर दो कि ये जो चुनाव है तो हमको सही वोट पड़ा है। यदि वो सही ईमानदार हैं तो ये वोटिंग मशीन वाला जो है चुनाव, तो इसको रद्द करा के मुख्य चुनाव आयोग को बोले, जो पुरानी व्यवस्था थी बैलेट पेपर की, उससे चुनाव कराएं। मैं एक बार फिर जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो निर्णय लिया है, लोकतंत्र में यही निर्णय होता है, हम उस निर्णय को स्वीकार करते हैं। बीजेपी ने दोनों राज्यों में बिना किसी सीएम उम्मीदवार को पेश किए बहुमत दर्ज किया। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सीएम उम्मीदवारों को लेकर चर्चा तेज हो गई। जहाँ उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, मनोज सिन्हा, डॉक्टर दिनेश शर्मा, योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह के नाम पर सीएम बनाए जाने की अटकलों का दौर तेज है। ऐसे में देखना होगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी उसे मुख्यमंत्री का दाव कहना। तो अब जनादेश आ गया है, जन के मन की बात जो है वो सामने आ गई है। अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस कवायद की शुरुआत हो चुकी है। कुछ जगह अभी भी अनिश्चय की स्थिति है, गोवा और मणिपुर की अगर हम बात करें। बाकी जनता ने 3 राज्यों में अपना स्पष्ट जनादेश दिया है। इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के यश यादव, फराज खान आम आदमी पार्टी से, राकेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी से, वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु प्रियदर्शी और कांग्रेस के नेता जेपी धनोपिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिमांशु, आप कैसे देखते हैं इन 5 राज्यों के नतीजों को? ये मैं आपसे पूछूं उससे पहले हम अपने देहरादून से जो हमारे मेहमान हैं उनका भी मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ उमेश अग्रवाल हैं, बीजेपी के नेता हैं, और पॉलिटिकल एडिटर अविकल थपियाल। आप दोनों का भी स्वागत है। क्या कहते हैं हिमांशु, कैसे देखते हैं आप इसको? हिमांशु प्रियदर्शी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हिमांशु, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, हिमांशु प्रियदर्शी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हिमांशु प्रियदर्शी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यश, इन नतीजों के बारे में आप क्या कहेंगे? दे दिया है, और अभी हमारे नेताजी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अखिलेश यादव जी ने भी उस बात पे ये बात कही कि हम
उस मत को स्वीकार करते हैं कि जो जनता को पसंद था, जनता ने अपना मत दिया है, हम उसको स्वीकार करते हैं। अब जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि जो इतना बहुमत उनको मिला है लोकसभा में और अब विधानसभा में भी, उसको वो कितना सिद्ध कर पाते हैं। जो उन्होंने चुनाव में वादे किए थे, 3 साल निकल गए, लोकसभा में वो वादे तो पूरे हुए नहीं। अब जो विधानसभा में उन्होंने वादे, विधानसभा चुनाव के लिए जो उन्होंने मैनिफेस्टो में अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादे रखे हुए हैं, वो कितना पूरा कर पाएंगे। जैसे राम मंदिर की बात थी, जैसे 3 तलाक के मुद्दे की बात थी, इससे मुस्लिम महिलाओं को भ्रमित किया उन्होंने, और बहुत सारी चीजें इस तरीके जो उन्होंने 24 घंटे बिजली देने की बात। हालांकि अखिलेश जी ने उनको बहुत बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म देके रखा है, जिसे कहते हैं जैसे कोई नई सरकार बनती है तो एक उसका हनीमून पीरियड होता है 6 महीने का, 8 महीने का, तो एक हनीमून पीरियड अपना बनाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि विकास करके दिया हुआ है अखिलेश जी ने। जैसे 27 तारीख को उनको मेट्रो चलाने का मौका मिलेगा, हरी झंडी दिखाएंगे, बड़ा अपनी उपलब्धि उसमें उनकी हो जाएगी। पूरा काम एक्सप्रेस हाईवे का करके रखा है, बिजली उत्पादन के लिए भी उन्होंने बहुत सारा काम करके रखा है। 18 से 20 लाख लैपटॉप बांट के रखे हैं, उस लैपटॉप का एक उपयोग कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी डिजिटल इंडिया के लिए। 5 करोड़ पौधे एक दिन में लगा के रखे हुए हैं। इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में काम करके रखा है, जो मुख्य ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्यालय से जोड़ने के लिए 4 लेन रोडों का विकास किया हुआ है। ये सारी चीजों का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी। अब सवाल यह कि कितना उसका उपयोग कर पाती है, कितना विकास दे पाती है, या उस विकास को भी ठप कर देगी, ये इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल। क्या कहेंगे फराज, आपको उम्मीद थी गोवा आपको सपोर्ट करेगा, पंजाब में तो आप सरकार ही बना रहे थे, फिर आखिर इतनी ऐसी ये जो निर्णय है, क्या इससे नाउम्मीदी है या अभी भी उम्मीद कायम है? अगर जनादेश को हम गौर से देखें तो लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। हमने दिल्ली से बाहर निकल के पंजाब में पहली बार विधानसभा चुनाव में हम लड़े, जनता ने उसमें हमको 22 सीटें दी हैं। अब हम एक मजबूत विपक्ष की तरह, जो प्रमुख विपक्ष जनता ने हमको वहां चुना है, तो अब हम जनता के मुद्दों को विधानसभा में प्रमुखता से उठाएंगे। और हमारे जो जैसे पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा जो नशा है, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी पंजाब में विधानसभा में और पंजाब की गलियों में अपनी लड़ाई जारी रखेगी। बिल्कुल। जेपी धनोपिया, क्या लगता है, एक इतना बड़ा निर्णय लिया, गठबंधन किया, 103 सीटों तक सीमित रह गए उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य में, और उसके बाद भी इतनी कम सीटें, दहाई तक नहीं पहुंच पाए। जीवन जी, राजनीतिक तौर पे किसी भी चर्चा को करने के लिए परिस्थितियों का बहुत महत्व होता है। 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी 2 ही राज्यों में तो दिख रही है, 3 राज्यों में नहीं दिख रही है। अभी तीसरी जगह पे कोई मैं उन राज्यों पर भी आऊंगा, आपसे निवेदन, मैं उन राज्यों पर भी आऊंगा, लेकिन अभी हम यूपी से संख्या ज्यादा थी, ज्यादा सीट है, वो दिख रहा है, ये बात मानता हूं मैं आपके सामने। लेकिन आप चुनाव की परिभाषा को समझने का प्रयास करिए। चुनाव लड़ा किसने? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी थी ही नहीं कहीं मैदान में, भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं अकेले। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी खत्म हो चुकी है। ना मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है, ना देश में। वहां नरेंद्र मोदी जी हैं या शिवराज सिंह चौहान है। बीजेपी नो मोर इन वेरियर, कहीं नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक नरेंद्र मोदी से भी एक नरेंद्र मोदी नहीं, वही तो बात आपसे कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति एक मुख्यमंत्री के साथ लड़ाई लड़ रहा हो तो उनको सोचिए कर क्या रहे हैं भाई। वो प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ जिस तरह उन्होंने लड़ाई लड़ने का वो किया है, 3 दिन तक वो पड़े रहे। रिजवान जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में कहीं रात्रि विश्राम नहीं किया। सुबह जाते थे, रात को आते थे और गांधीनगर में सोते थे, और 3 दिन तक बनारस में पड़े रहे। श्रीमान जी, इससे अंदाज लगा लीजिए क्या हुआ है। दूसरी बात जो है, मशीनों का मामला भी है, संभावना स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने कंसल्टेट किया उत्तर प्रदेश पर, क्योंकि पूरे देश में मैसेज था कि उत्तर प्रदेश सरकार जिसकी बनेगी उसका अपना महत्व होगा। इसलिए चुनाव हो गया है, अब ठीक है, परिस्थितियां आपके सामने हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, हाँ, हम मानते हैं हमारी हार हुई है, हम उस हार को ठीक करने के लिए आगे प्रयास करेंगे और जो कमियां दूर करेंगे। बिल्कुल। हम देहरादून चलते हैं, हमारे साथ वहाँ उमेश अग्रवाल है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उमेश जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उत्तराखंड में भी आपने सरकार बना ली और उत्तर प्रदेश में भी सरकार बना ली। कैसे आप देखते हैं इसको, किस तरह से ये जनादेश आपके पक्ष में हुआ है, किन चीजों को आप कारण मानते हैं इसका? देखिए, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा और जिसको भी केंद्रीय नेतृत्व उचित समझेगा, इतने प्रचंड बहुमत के साथ जनता की आकांक्षाओं को, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की दृष्टि से उसको मुख्यमंत्री हमारा केंद्रीय नेतृत्व बनाएगा। जैसा कल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, बहुत जल्द ही इसमें डिसीजन होगा और जनता के सामने एक अच्छा मुख्यमंत्री हमारी उत्तराखंड को मिलने जा रहा है। बिल्कुल। मैं आपको रोकूंगा। अविकल,
क्या लगता है, आपको लगता था कि हरीश रावत इस तरह से हार जाएंगे और प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से मिलेगा? क्या ग्राउंड रियलिटी क्या है, वहां हुआ क्या? आखिर कौन से कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से इस तरह के नतीजे हैं और हरीश रावत जैसा दिग्गज नेता भी चुनाव हार गया? देखिए रिजवान जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। हरीश रावत को ये उम्मीद रही हो ना रही हो ये अलग मुद्दा है, लेकिन बीजेपी को भी इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं थी। मेरी लगातार बीजेपी के नेताओं से बात हो रही है, स्टूडियो में भी आ रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हो रही है। उनका भी ये कहना है कि हमें इतनी बड़ी जीत की उम्मीद खुद भी नहीं थी। एक ये ऐसा मोदी मैजिक चला, ऐसा ये चमत्कार हुआ है कि हरीश रावत मुख्यमंत्री, शायद ये देश के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई मुख्यमंत्री अगर 2 सीट से लड़ रहा है और दोनों सीट से वो चुनाव हार जाए। और जहां तक भाजपा ने जो जीत हासिल करी या जो उनके प्रत्याशियों ने जीत हासिल करी, वो मैक्सिमम ने हजारों वोटों से करी है। जबकि कांग्रेस के आप देखें, जो प्रीतम सिंह लगातार चक्रौता में जीतते रहे, यहाँ बमुश्किल जीते हैं। गोविंद सिंह कुंजवाल जो विधानसभा अध्यक्ष रहे, ये बमुश्किल 400 मतों से जीते हैं। तो कांग्रेस को जीत के लाले पड़ गए। तो ये जो पूरा मामला है, मुझे ये लगता है कि जो चुनाव प्रचार या जो अटैकिंग प्रचार मोदी ने करा या उनकी टीम ने करा पूरे उत्तराखंड में आके, और कांग्रेस चुप रही। इस और भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि कांग्रेस ने एक भी विज्ञापन अखबारों में नहीं दिया, एक भी विज्ञापन चैनल में नहीं दिया। उधर मोदी की 5-5 रैलियां हुई, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता उत्तराखंड में नहीं आया। सिर्फ हरीश रावत अपने स्तर पर जो करते रहे वो करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक अकेला आदमी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मोदी जैसे व्यक्तित्व को कितना काउंटर कर सकता अकेले था? अकेले वो मोदी जी ने जो मुद्दे अकेले वो खुद ही पड़े, खुद ही अकेले पड़ गए, उनके सारे साथी छोड़कर उन्हें चले गए। अविकल मैं रोकना चाहूंगा, अविकल आपको मैं रोकना चाहूंगा। उन्होंने जो करा हिमांशु से लेके और अन्य मुद्दे। हिमांशु आपसे मेरा सवाल है, क्या लगता है इन नतीजों के क्या मायने हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? और क्या कोई ऐसी उम्मीद कर सकता था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इतने प्रचंड बहुमत से या उत्तराखंड में इतने प्रचंड बहुमत से जीतेगी और वहीं गोवा में इस तरह से फंस जाएगी? देखिए रिजवान जी, आपके सवाल जो है उसके कई पहलू हैं। पहले तो अगर मैं चुनाव के विश्लेषण पर आऊं तो लोकतंत्र है, चुनाव एक प्रक्रिया रही, लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लेकिन आप 5 स्टेट को जरा गौर से देखिए, एक जगह 2 जगह बीजेपी आती है, एक जगह उसके पास सीट कम पड़ रही है, दूसरी जगह वो बिल्कुल ही आउट हो जाती है। पंजाब की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं अगर आप पूरे चुनाव को ठीक से देखें तो इसमें कई सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। एक फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी का है, बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी हावी रही है, गोवा में हावी रही है, यूपी में भी हावी है। ये बात कोई नहीं कह सकता कि नहीं यूपी में एंटी इनकम्बेंसी नहीं रही होगी समाजवादी पार्टी के खिलाफ, बिल्कुल रही होगी और बहुत जबरदस्त रही होगी। दूसरा, समाजवादी पार्टी का अपना जो इंटरनल कैडर है उसका काम नहीं करना, सर फुटवल चल रही थी पिता पुत्र के बीच में, उसका खामियाजा उठाना पड़ा समाजवादी पार्टी को। जो पोलराइजेशन की बात अगर हम करें, वोटों के पोलराइजेशन की, तो जिस तरह से बाकी पार्टियों ने ध्रुवीकरण का काम किया, अगर मैं समाजवादी पार्टी और बीएसपी की बात करूं तो क्लियर कट इन लोगों के बयानबाजी से स्पष्ट लग रहा था कि ये लोग खुद भी ध्रुवीकरण में फंसी हुई है। तो जब ये ध्रुवीकरण करेंगी तो फिर बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। यही काम हुआ था लोकसभा चुनाव में और यही काम हुआ है विधानसभा चुनाव में। और फिर मोदी फैक्टर तो है ही। चारों 5 चीजों को आपको एक साथ देखने की जरूरत है, फिर आप विश्लेषण सही तरीके से कर पाएंगे। बिल्कुल, तो समझने की जरूरत है पूरे चुनाव को। अगर बिल्कुल, मैं आपको रोकना चाहूंगा। राकेश शर्मा, इस जीत को आप कैसे देखते हैं? और ध्रुवीकरण हर बार वही सामने आता है। देखिए रिजवान जी, जो जनता ने निर्णय दिया उसको हम सर माथे पे लेते हैं और इस जीत के साथ हमारी बहुत सारी जवाबदारियां बढ़ गई हैं। जनता उत्तर प्रदेश की जो 5 साल के शासन से परेशान थी, जनता जो मायावती और अखिलेश जी दोनों की सरकारों को देख चुकी थी, उसने तय किया कि अब भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे जनता के साथ किए, उन जवाबदारियों को निर्वहन की हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले हमारी जवाबदारी यहाँ से शुरू होगी कि हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो बिगड़ गई है, पटरी से उतर गई है, उसको दोबारा पटरी पे लेकर आए। उसके बाद किसानों की बात की जाए तो किसानों को राहत पहुंचाना हमारी दूसरी प्राथमिकता रहेगी। कि आप देखेंगे कि गन्ना किसानों का दूसरी नहीं साहब, ये तो पहले कैबिनेट में करनी पड़ेगी, वादा किया है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि ये सब जो जवाबदारियां दी हैं उनको पूरा करना अब हमारी सरकार की जवाबदारी है। जो बिजली की स्थिति खराब है उसको सुधारना हमारी सरकार का काम है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, विपक्ष अब क्या कह रहा है, विपक्ष
कौन से मुद्दे नहीं उठा पाया, विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है, अब इसमें हम नहीं जाएंगे। हमारी पहली प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाना और उसके लिए हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। यश, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राकेश जी जैसी बात कर रहे हैं तो उनको ये भी समझना चाहिए कि वो देश के प्रधानमंत्री थे और उनका पूरा मंत्रिमंडल वहां पे लगा हुआ था, तो कहीं ना कहीं देश का नुकसान हुआ है। जो देश की प्रगति होती, जो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री जो देश की सेवा के लिए लगे रहते, एक चुनाव को फोकस करते रहे, 5 राज्यों में घूमते रहे, जिसमें केवल उत्तर प्रदेश पे पूरे दिन रहे वो, तो उस पे बात चल रही है, इसीलिए वो चर्चा का विषय है। अगर वो साधारण नेता की तरह काम करते, राकेश जी बोलने दिया कीजिए, राकेश जी बोले, आप अपने समय में बोले, समझदार है बहुत। राकेश जी आप अपने समय का इस्तेमाल करें। आपके पास आऊंगा मैं, राकेश जी अपने समय का इस्तेमाल करें। राकेश जी आपके पास आऊंगा मैं जी। देखिए, प्रश्न चिन्ह मोदी जी के ऊपर इसीलिए खड़ा, अमित शाह जी का कोई नाम नहीं ले रहा या किसी और केशव प्रसाद मौर्य जी का कोई नाम नहीं ले रहा। क्यों मोदी जी का नाम ले रहा है? क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको जो सेवाएं देश के लिए देनी चाहिए थी वो एक चुनाव में दे रहे थे, इसीलिए बार बार प्रश्न चिन्ह। आपको लग नहीं रहा है यश की मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उत्तर प्रदेश उनका अपना प्रदेश है जहां से वो सांसद भी हैं? आपको लगता नहीं है उन्हें वहां मेहनत करनी चाहिए थी? और अगर वहां उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी किसी भी तरह से पराजय का सामना करना पड़ता या कहीं इतना प्रचंड बहुमत नहीं मिलता तो बहुत तरह के सवाल उनके नेतृत्व पे खड़े होते हैं। नहीं, सवाल तो अभी भी खड़े होंगे। जब उनको प्रचंड बहुमत मिल गया लोकसभा में भी और विधानसभा में भी, तो अब उनकी क्या कार्यशैली रहेगी? क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर पे केंद्र सरकार ने क्या योजनाएं दी या क्या उनसे लाभान्वित किया। अब तो और बड़े सवाल खड़े होंगे कि गंगा सफाई उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में किस स्तर पे पहुंच रही है, आपकी बिजली उत्पादन कितना बढ़ा उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से, आपका रोड डेवलपमेंट कितना हुआ, ये सारे सवाल तो अब उनसे अब होने वाले हैं। चलिए, जेपी धनोपिया, क्या सोचते हैं आप? प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों इंजन और डिब्बे दोनों सब एक साथ होंगे तब बेहतर विकास होगा। अब आप कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को? आपको भी एक जगह जनता ने प्रचंड बहुमत से जिताया है उत्तर, और 2 जगह आपसे, एक जगह तो आपसे सरकार वापस ले ली। बताना चाहता हूँ, राकेश शर्मा जी बोल रहे थे, अब हमारी बहुत जिम्मेदारी बढ़ गई, उत्तर प्रदेश इनको मिल गया। लोकसभा के बाद जिम्मेदारी नहीं बढ़ी थी इनकी, ना वो 15 लाख रुपए आए, ना वो भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना काला धन आया, और ना 1 सर के बदले में 10 सर आए। ये अभी बोल रहे हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई। प्रधानमंत्री राकेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से कंसंट्रेट किया, उसका परिणाम क्या निकल गया? जीत मिल गई आपको, लेकिन आप हार गए इस बात से। आज पूरा देश ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश बनाया है वो कहीं ना कहीं दबाव कर राजनीति थी। एक व्यक्ति से पूछा गया क्या भाई आप किसको वोट दोगे? बोले मैं तो सांसद मंत्री हूँ, केंद्रीय मंत्री। ये हालत में 4 मंत्री और 6 सांसद घूम रहे थे, पूरा हालात बिगड़ने पड़े थे वहां उत्तर प्रदेश के। किस तरह की बातें करते हैं ये लोग, इन्होंने कब्जा किया है। हिमांशु प्रियदर्शी आप हमारे साथ जुड़े, जेपी धनोपिया आप हमारे साथ जुड़े, राकेश शर्मा आप हमारे साथ जुड़े, यश यादव आप हमारे साथ जुड़े, और फराज खान आप हमारे साथ जुड़े, और उत्तराखंड से उमेश अग्रवाल और हमारे साथी अविकल थपियाल, आप सब हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब यही है कि पहाड़ भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है, और उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य भी। जितना बड़ी जीत उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी। अब जिम्मेदारी निभाने का वक्त आ गया है, अब जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। जनता हो सकता है रोज सवाल करे, वरना 5 साल में तो जनता इस तरह के फैसले करती ही है जो कभी कभी बहुत चौंकाने वाले होते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।